नमस्कार दोस्तों, नोट्स एंड सरगम चैनल की तरफ से मैं प्रशांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो बिगिनर्स के लिए और कुछ इंटरमीडिएट्स के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। लेकिन मैं जिस तरह से इसको समझ पाया हूं, सीख पाया हूं, मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत आसान लगेगा तरीका ये समझने का कि वेस्टर्न नोट्स को हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सारे गामा में कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, या सारे गामा को हम वेस्टर्न नोट्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कुछ थियोरेटिकल बातें हमें समझने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को ठीक से समझने में। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के सारे गामा और वेस्टर्न म्यूजिक के जो नोट्स हैं उनमें कहाँ तक की समानताएं हैं और हमें उनको कहाँ तक बराबर देखना चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न नोट्स में जो मुख्य नोट्स होते हैं वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। कितने हुए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली 7 ही नोट हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में भी होते हैं। वो है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सारे गमा पा धा नी और वेस्टर्न नोट्स में ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, अब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हमें पता है कि जो विकृत स्वर होते हैं वो होते हैं 5 जो विकृत स्वर होते हैं वो क्या है? सा स्थाई रहता है, सा में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। रे का जो विकृत स्वर है वो होता है कोमल रे, कोमल रे। गा का एक विकृत स्वर होता है वो होता है कोमल गा। माँ का विकृत स्वर कोमल माँ नहीं होता है, माँ का विकृत स्वर होता है तीव्र माँ, तीव्र। पा भी स्थाई है। धा का एक जो कोमल स्वरूप है वो है कोमल धा, और नी का जो कोमल स्वरूप है उसको हम बोलते हैं कोमल नी। यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के 7 होते हैं शुद्ध स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, और इनके जो विकृत स्वर है 5 वो है रे गा धा और नी कोमल और मा तीव्र। यानी टोटल मिला के हो गए ये 7 और ये 5, 7 और 5 12 स्वर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न की बात करें, वेस्टर्न में भी 5 जो स्वर होते हैं, जो नोट्स होते हैं, वो विकृत स्वरूप में ही पाए जाते हैं। जैसे ए का विकृत स्वर होता है ए शार्प। ठीक है, बी का विकृत स्वर नहीं होता है। सी का विकृत स्वर होता है सी शार्प। डी का विकृत स्वर होता है डी शार्प। ई का विकृत स्वर ई शार्प नहीं होता है। एफ का विकृत स्वर होता है एफ शार्प, और जी का विकृत स्वर होता है जी शार्प। ठीक है, यानी कि यहां भी 7 शुद्ध और 5 इनके विकृत स्वरूप, यानी ये भी हो गए 12। लेकिन जहां तक समानता की बात है वो वेस्टर्न और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के जो नोट्स है और स्वर हैं उनमें यहाँ तक की समानता है। 7 शुद्ध, 5 विकृत, 7 प्योर नोट्स एंड 5 शार्प नोट्स फॉर वेस्टर्न। अब आपने सुना होगा शार्प के साथ साथ हम फ्लैट का भी इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लैट नोट्स क्या होते हैं? अब ये तो 12 हो गए, इसके इनमें अब फ्लैट नोट्स की गुंजाइश कहाँ है? ठीक है, तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि शार्प नोट्स और फ्लैट नोट्स में क्या अंतर होता है, फ्लैट नोट्स कहाँ लगते हैं और क्यों लगते हैं। अब देखिए जरा इस स्लाइड को देखिएगा, इससे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शार्प नोट्स,
फ्लैट नोट्स और हम स्केल्स वगैरह सारी बातें मैं इस प्रेजेंटेशन में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता है कि एक जो सप्तक होता है जिसको हम अंग्रेजी में ऑक्टेव बोलते हैं, उनमें 12 स्वर होते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से होते हैं? पहले वेस्टर्न की अगर बात करें तो वो है ए बी सी डी ई एफ जी, ये 7 जो प्योर नोट्स हैं वो आ गए। और आप देखेंगे कि इन नोट्स के बीच में गैप्स हैं, और उन गैप्स को फिल करने के लिए हम उन विकृत या डिस्टॉर्टेड नोट्स का सहारा लेते हैं। उससे पहले एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इन ए बी सी डी ई एफ जी को हम व्यक्ति मान लें तो बी और सी और ई और एफ दोनों पक्के दोस्त, ये चारों आपस में पक्के दोस्त हैं। बी और सी के बीच में कोई नहीं आ सकता और ई और एफ के बीच में कोई नहीं आ सकता। ठीक है, ये एक थियोरेटिकल चीज़ है जो वेस्टर्न जो नोट्स हैं उनमें इस्तेमाल होती है। बी और सी, ई और एफ, इन चारों के बीच में कोई नोट्स नहीं आ सकता है, यानी कि बी सी ई और एफ के बीच में इसलिए कोई गैप नहीं होता है। जब आप एक पियानो का कीबोर्ड भी देखेंगे तो भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि बी और सी और ई और एफ के बीच में गैप्स नहीं होते हैं। तो अब इन नोट्स के बीच में जो गैप्स हैं, इनको जब हम फिल करने की कोशिश करते हैं तो हमें उन डिस्टॉर्टेड नोट्स या विकृत स्वरों का सहारा लेना पड़ता है। ए से बीच बी के जो गैप है उसको फिल करने के लिए हम लगाते हैं ए शार्प। बी और सी में कोई गैप नहीं है, इसलिए इनके बीच में कोई नहीं आ सकता। सी और डी का जो गैप है उसको फिल करेगा कौन? सी शार्प। डी और ई, इस गैप को फिल करेगा डी शार्प नोट। ई और एफ के बीच में कोई नहीं आ सकता, यानी कि कोई ई शार्प नाम की कोई चीज़ नहीं होती है वेस्टर्न में। उसके बाद आता है एफ और जी, इसके बीच में जो नोट हमारा आएगा वो होता है एफ शार्प। फिर साइकिल रिपीट होता है अगले ऑक्टेव पे, यानी कि जी के बाद फिर ए से शुरू हो जाएगा, यानी जी के बाद एच नहीं आएगा वेस्टर्न में। तो ये जी के बाद हमारा फिर से ए वाला साइकिल शुरू हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट ऑक्टेव शुरू हो जाएगा। सपोज ये हमारा मिडिल ऑक्टेव था, तो अगला जो ए आएगा वो हायर ऑक्टेव का ए हो जाएगा। तो अब उस हायर ऑक्टेव ए और इस ऑक्टेव के जी के बीच में जो गैप है उसको फिल करेगा जी शार्प। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है समझने का कि एक सप्तक, एक ऑक्टेव को बनाने के लिए कौन कौन से सुर या कौन कौन से नोट आपके लगाए जाते हैं। ये हो गया जब हम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ए से लेकर जी तक जब हम ऊपर जा रहे हैं तब जो नोट्स हमें बीच बीच में लगाने पड़ते हैं वो उनको कहा जाता है शार्प नोट्स। अब मैं जैसे फ्लैट नोट की मैंने पीछे बात की थी, वो क्या होते हैं, तो फ्लैट नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम वापस जब नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तब वही नोट जो डिस्टॉर्टेड नोट या विकृत नोट्स थे उन्हीं के नाम चेंज हो जाते हैं जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे ए से जब जी के हायर ऑक्टेव के ए से जब मिडिल ऑक्टेव के जी पे हम आएंगे, एक ऊपर वाले सप्तक से नीचे वाले सप्तक पे जब आएंगे, तब वो जो जी शार्प नोट जो चढ़ने के लिए एक शार्प था, अब वही उतरते वक्त ए फ्लैट बन जाएगा। यानी कि ए और जी के बीच में जो नोट अब आएगा ऊपर से नीचे की तरफ, उसको हम बोलेंगे ए फ्लैट। जी और एफ के बीच में जो नोट आएगा उसको हम बोलेंगे जी फ्लैट। ई और एफ, यानी एफ और ई के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आ सकता है। ई और डी के बीच में जो आएगा वो होगा ई फ्लैट। डी और सी के बीच में जो आएगा वो होगा डी फ्लैट। बी और सी के बीच में कोई गैप नहीं है, यानी कि कुछ नहीं आ सकता उन दोनों के बीच में, तो बी और ए के बीच में जो आएगा वो हो गया बी फ्लैट। यानी चढ़ते वक्त और उतरते वक्त हमें 12 ही स्वर लगेंगे, लेकिन उन 5 जो विकृत स्वर है उनके नाम चेंज हो जाएंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के वक्त। ये जो हैश का साइन है, ये यूनिवर्सली इसको हम शार्प नोट का सिंबल के तौर पे यूज करते हैं।
जब हमें शार्प नोट दिखाना होता है या बताना होता है तो हम इस हैश का प्रयोग करते हैं, जैसे ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प और जी शार्प। सिमिलरली अंग्रेजी का जो स्मॉल बी है उसको हम फ्लैट नोट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप स्टाफ नोटेशंस देखें किसी, जब जो म्यूजिकल सिंबल्स होते हैं, कोई एस लगता है, कोई टी लगता है, कोई पाई जैसा लगता है, तो वो जिनको स्टाफ नोटेशंस की नॉलेज नहीं है तो उनके लिए एक सुंदर सा डिज़ाइन ही वो लगता है। मुझे भी वो अभी तक बहुत ही अच्छा सा एक डिज़ाइन लगता है। और उस डिज़ाइन में जो फ्लैट नोट का जो सिंबल है वो अंग्रेजी का स्मॉल बी लेटर के आसपास दिखता है। तो इसलिए जब हम टाइप करते हैं, हमारे कीबोर्ड पे आमतौर पर वो वाले सिंबल नहीं होते हैं, तो इसलिए हम उस फ्लैट नोट को दिखाने के लिए अंग्रेजी का बी फ्लैट स्मॉल बी ही हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यानी कि बी और ई का कोई शार्प नहीं होता है, सी और एफ का कोई फ्लैट नहीं होता है, जैसा कि आप ऊपर जो डायग्राम है उसमें आपको समझ में आ गया होगा। शार्प के लिए हम बाएं जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नोट है उसका हम उसको हम शार्प के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ए और बी के बीच में जो ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ए का हम विकृत जो स्वरूप है उसको हम लगाएंगे ए शार्प के लिए। इसी तरह से सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प और जी शार्प। और जब नीचे उतरेंगे तब राइट हैंड साइड का जो नोट है उसका हम जो डिस्टॉर्टेड स्वरूप है उसको हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी फ्लैट और बी फ्लैट। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं और 12 जो नोट्स हैं वेस्टर्न में उनको हम किस तरह से एक ऑक्टेव में हम उनको बिठाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि स्केल ए में कौन कौन से नोट्स लगते हैं, तो उसके लिए वो बहुत ही आसान तरीका है। जो थ्योरी हमने सीखी है या देखी है, उस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी स्केल के नोट्स हम आसानी से लिख सकते हैं। अब ये स्केल क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर उसको बताने बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में हम स्केल के बारे में भी बात करेंगे कि स्केल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको कैसे पता लगाया जाता है। तो अभी मैं बात करूंगा कि एक स्केल का जो ऑक्टेव है उसको हम वेस्टर्न नोट्स में कैसे सजाते हैं। सपोज स्केल ए है, अभी जो एग्जाम्पल दिया है वो स्केल ए का ही था, इसलिए ए स्केल का जो ऑक्टेव है वो इसी तरह से बनेगा। ए शार्प, बी सी, सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प और फिर ए। ठीक है, ये जब असेंडिंग ऑर्डर में हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो, और ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तब वो फ्लैट्स नोट बन जाते हैं। जो जी शार्प होगा वो उतरते वक्त ए फ्लैट बन जाता है, जो एफ शार्प होगा वो उतरते वक्त जी फ्लैट बन जाता है, जो डी शार्प था वो उतरते वक्त ई फ्लैट, फिर सी शार्प जो था वो डी फ्लैट हो जाता है और ए शार्प जो था वो बी फ्लैट हो जाता है। अब इन नोट्स को, इस स्केल के जो जितने नोट्स हैं ए से लेके जी शार्प तक के जितने नोट्स हैं, हम इनको सरगम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत आसान तरीका है, वो भी देखिए। ए को अगर हम सा मान के चले तो हमारा पहला नोट मिल गया सा यानी कि ए। ठीक है, अब हमारा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में सा और रे के बीच में एक कोमल आता है, वो होता है कोमल रे। ठीक है, तो कोमल रे हो गया ए शार्प, शुद्ध रे हो गया बी, कोमल गा हो गया सी, शुद्ध गा हो गया सी शार्प, शुद्ध मा हो गया डी, मा तीव्र डी शार्प,
प हो गया ई, कोमल धा हो गया एफ, शुद्ध धा एफ शार्प, कोमल नी जी, और शुद्ध नी हो गया जी शार्प। ठीक है, तो स्केल ए की अगर हम बात करें, ए स्केल का जो वेस्टर्न नोट्स हैं उनको हम इस तरह से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सरगम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की जो सरगम है उसको हम ए स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अब अगर आपको कोई कहे कि मुझे ए स्केल पर कोई गाना चाहिए या ए स्केल पर नोटेशंस चाहिए, तो आप उसको इजीली कोरिलेट कर पाओगे कि सारे गामा पाधा निशा और ए स्केल के ए से लेके जी तक के जो नोट्स हैं वो आपस में किस तरह से इसमें इनका तालमेल बैठता है। ठीक है, एक स्केल हम और लेते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी और हो जाएगी। अगर हम स्केल बी की बात करें, उसी तरह से जो हमारा बी स्केल का जो पहला नोट होगा वो हमारा बी कहलाएगा। बी के बाद सी, ई और सी के बीच में कोई गैप नहीं, सी के बाद डी, डी के बाद ई, एफ, जी और ए, ये हो गए पूरे प्योर नोट्स जो स्केल बी में इस्तेमाल होंगे। अब जो गैप्स है उनको फिल करेगा कौन? जो बाई तरफ का नोट है उसका विकृत स्वरूप, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जब सी और डी को, डी के बीच में जो गैप है वो फिल करेगा सी शार्प, डी और ई का जो गैप है उसको फिल करेगा डी शार्प, ई और एफ के बीच में कोई नहीं आता है, और एफ और जी के बीच में आएगा एफ शार्प, जी और ए के बीच में आएगा जी शार्प, और ए, और फिर वो सर्कल रिपीट होगा, ए के बाद बी आएगा, तो यानी कि ए और बी के बीच में आएगा ए शार्प। राइट, सिमिलरली उतरते वक्त यही जो डिस्टॉर्टेड नोट्स हैं सी डी ई एफ, सी डी एफ जी ए, जो शार्प नोट्स हैं, यही उतरते वक्त फ्लैट बन जाएंगे और इनका नाम चेंज हो जाएगा, यानी कि ए शार्प बन जाएगा बी फ्लैट, जी शार्प बन जाएगा ए फ्लैट, एफ शार्प बन जाएगा जी फ्लैट, डी शार्प बन जाएगा ई फ्लैट, सी शार्प बन जाएगा डी फ्लैट। राइट, अब यही नोट हम जब करेंगे उसका मतलब ये होगा कि जो पहला नोट है बी वो होगा हमारा सा, सी होगा कोमल रे, सी शार्प होगा शुद्ध रे, डी होगा कोमल गा, डी शार्प होगा शुद्ध गा, ई हो जाएगा शुद्ध म, एफ हो जाएगा म तीव्र, एफ शार्प होगा प, जी हो जाएगा कोमल धा, जी शार्प शुद्ध धा, ए कोमल नी और ए शार्प शुद्ध नी। मेरे जो बताने का तरीका है वो हो सकता है जो सीखे हुए हैं, जो ट्रेन म्यूजिशियंस हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैं खुद किसी से सीखा नहीं हूँ। मैं जितना खुद से सीख पाया हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ वो गलत नहीं है। एक स्केल हम और लेते हैं, सी स्केल। ठीक है, हमने ए स्केल में नोटेशंस देखे कैसे लगते हैं, कैसे लगेंगे, बी स्केल में देखे, अब आते हैं सी स्केल में। सी स्केल का जो पहला नोट होगा वो ऑब्वियसली सी होगा, उसके बाद डी ई एफ जी ए बी, यानी कि जो प्योर नोट्स हैं उनको हम पहले लिख लेंगे। ध्यान में रखने वाली बात, जो बी और सी और ई और एफ के बीच में कोई गैप नहीं होगा, यानी कि सी से ही हम जब शुरू कर रहे हैं तो सी और डी के बीच में जो गैप है, डी और ई, एफ जी, जी ए और ए बी, इनके बीच में जो गैप है उनको हमें फिल करना है। असेंडिंग ऑर्डर में ये हो जाएंगे सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प, और डिसेंडिंग में जब हम बी के बाद जो एक अगला नोट आएगा वो होगा सी, जो प्योर नोट है, और हमें जैसे पता है कि बी और सी के बीच में कोई गैप नहीं होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम आएंगे तब हम सी फ्लैट नाम की कोई चीज़ हमें नहीं मिलेगी। हमें लिखना पड़ेगा बी से ए के बीच में जो आएगा वो होगा बी फ्लैट, ए से जी के बीच में ए फ्लैट, फिर जी और एफ के बीच में जी फ्लैट, ई और डी के बीच में ई फ्लैट, और डी और सी के बीच में डी फ्लैट। और यही इसी स्केल के जो वेस्टर्न नोट्स हैं इनको हम जब सरगम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएंगे
सी बन जाएगा सा, सी शार्प बन जाएगा कोमल रे, डी बन जाएगा शुद्ध रे, डी शार्प बनेगा कोमल गा, ई शुद्ध गा, एफ शुद्ध मा, एफ शार्प तीव्र मा, जी शुद्ध पा, सॉरी पा, जी शार्प कोमल धा, ए शुद्ध धा, ए शार्प कोमल नी और बी शुद्ध नी। ठीक है, ये तो हो गया जब हम स्केल बनाते हैं ए बी सी डी के जो नोट्स हैं उन पे जब हम स्केल डेवलप करते हैं तो उनका ये तरीका हो गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है कि कोई अगर कहे कि आपको ए शार्प स्केल के नोट्स बनाओ या बी शार्प, सॉरी बी शार्प नहीं होता है, सी शार्प स्केल के नोट बनाओ, तो आप वो कैसे बनाएंगे? उसका भी फॉर्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा। बस ध्यान रखने वाली बात है कि बी सी ई और एफ के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं सी शार्प स्केल की। इसके नोट्स हम कैसे लिख सकते हैं और इनको सरगम में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सी शार्प का पहला नोट ऑब्वियसली सी शार्प ही होगा, उसके बाद आएगा डी, डी के बाद ई, डी ई एफ जी ए बी सी, ये जो 7 प्योर नोट्स हैं हम उनको लिख लेंगे। लेकिन जब स्केल सी शार्प से शुरू हो रहा है तो पहला नोट हमारा होगा सी शार्प। उसके बाद फॉर्मूला सेम है, डी और ई के बीच में जो गैप आएगा, एफ जी ए बी और जी ए के बीच में जो गैप आएगा, उन पे एक एक जो शार्प नोट है, पिछले नोट का शार्प नोट, वो हमें फिट कर देना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सेम फॉर्मूला है, जो पहला नोट हमारा सी शार्प था उसको हम डी फ्लैट भी बोलते हैं। तो डी फ्लैट से ऊपर से नीचे आएंगे हम, डी फ्लैट, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट और डी फ्लैट, वही। ठीक है, तो अब जब इनको हम सरगम में कन्वर्ट करेंगे या सरगम में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो सी शार्प जो हमारा पहला नोट है वो बन जाएगा सा, फिर डी बन जाएगा कोमल रे, डी शार्प बन जाएगा शुद्ध रे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम जब प्योर सी पे आएंगे वो बन जाएगा हमारा शुद्ध निषाद, यानी कि शुद्ध नी। ओके, अब इस तरह से आप किसी भी स्केल का जो स्ट्रक्चर है वो आप बना सकते हैं इस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए। तो ध्यान में रखना है बी सी और ई एफ के बीच में कोई गैप नहीं होता है। ऊपर चढ़ते हुए हमें शार्प नोट्स लगाने होते हैं और नीचे आते हुए हमें फ्लैट नोट्स लगाने होते हैं। और जो पैटर्न हम बनाएंगे किसी भी स्केल का, हम उसको सा से शुरू करेंगे, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के सा से शुरू करेंगे, तो हमें आखिरी जो हमारा नोट आता है शुद्ध नी, उस तक हम उन वेस्टर्न नोट्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये एक चार्ट मैंने बनाया है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा कि ए से लेके जी जो प्योर नोट्स हैं उनके स्केल कैसे बनेंगे, उनको आप सारे गामा पादा निशा में आप कैसे उनको कोरिलेट कर सकते हो या ट्रांसलेट कर सकते हो। और जो फ्लैट जो शार्प नोट्स हैं उनके भी स्केल जब बनेंगे तो उनको भी आप सारे गामा पादा निशा में आप कैसे उनको लिख सकते हो या ट्रांसलेट कर सकते हो या पढ़ सकते हो या समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि वेस्टर्न जो नोट्स हैं उनको हम उनके हम जब स्केल बनाते हैं तो उन स्केल्स में कौन कौन से नोट हम फिट करते हैं या लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। शार्प चढ़ते हुए नोट्स को बोलते हैं और फ्लैट उतरते हुए नोट्स को बोला जाता है। और बी सी और ई एफ, ये जो 4 पक्के दोस्त हैं, इन चारों के बीच में कोई नहीं आ सकता है। इसलिए ना तो बी का शार्प होता है ना ई का शार्प होता है, और सिमिलरली ना एफ का फ्लैट होता है ना सी का फ्लैट होता है। ठीक है, तो ये कुछ बहुत छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी स्केल को आप आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे और उसी चीज़ को आप सारे गामा में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैंने पहले कहा कि आप मेरे को से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। बाकी अगले वीडियो में मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और समझते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।